आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी क्लासेस चल रही हैं रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल उन सभी की जो पीडीएफ रहती है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस पदार्थ में विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? कांस्य, चांदी, तांबा, सोना, ब्रॉन्ज, सिल्वर, कॉपर या गोल्ड? किस पदार्थ में विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चांदी में विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। चांदी विद्युत चालकता में सबसे अच्छा है। इसका कारण यह है कि इसके इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से मुक्त हो सकते हैं। चांदी के बाद तांबा और सोना आते हैं। हालांकि चांदी को अक्सर लागत के कारण तांबे से प्रतिस्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि प्रकाश के कणों को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? प्रकाश के कणों को क्या कहा जाता है? फोटॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटॉन। फोटॉन एक प्रकाश कण है जिसे बिना किसी द्रव्यमान के माना जाता है। फोटॉन की अगर मैं गति की अगर मैं बात करूं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड होती है। यह E बराबर mc² के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का वाहक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, हॉकिंग विकिरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, न्यूटन, मैक्स प्लॉक? हॉकिंग विकिरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था स्टीफन हॉकिंग। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि ब्लैक होल के पास स्थित कणों से विकिरण निकलता है जिसे हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। इस सिद्धांत ने ब्लैक होल के सिद्धांतात्मक मृत्यु के विचार को जन्म दिया जिससे वे धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व में सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यूरेनियम या कार्बन? किस तत्व में सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? यूरेनियम में सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। तो यूरेनियम ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम का सबसे स्थिर समस्थानिक यूरेनियम 238 है जिसमें 146 न्यूट्रॉन होते हैं। यह भारी परमाणु है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। देखिए अगर आप लोगों को क्लास वाकई में पसंद आ रही हो तो ईमानदारी के साथ क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग और हमारी मेहनत को सफल कीजिए। पीडीएफ तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी के केंद्र में द्रव धातु का घूमना, पृथ्वी की घूर्णन गति, डी है पृथ्वी का आयन मंडल। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण है पृथ्वी के केंद्र में द्रव धातु का घूमना। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके, पृथ्वी के केंद्र में लोहा और निकल मिश्रित होते हैं जो घूर्णन करते हैं और चलायमान विद्युत धाराओं को उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यह क्षेत्र पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक विकिरण से बचाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि कोलंब बल किसे व्यक्त करता है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, बलों का योग। तो कोलंब जो बल होता है ये किसे व्यक्त करता है? सो गाइस ये व्यक्त करता है विद्युत बल को। तो विद्युत बल ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलंब बल विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण को व्यक्त करता है। यह बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपात में विपरीत होता है और
उनके आवेशों के गुणांक के अनुपात में सीधा होता है। इसे चार्ज के बीच आकर्षण और विकर्षण को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिए। अक्सर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में यह प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जोसेफ थॉमसन, नेल्स बोहर। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना गाइस, ये की थी जोसेफ थॉमसन, या फिर आप कह सकते हैं जे थॉमसन। तो जोसेफ थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जोसेफ थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह सिद्ध किया था कि अणु में छोटे नकारात्मक कण होते हैं जिन्हें हम अब इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके लिए उन्होंने कैथोड रे ट्यूब प्रयोग का उपयोग किया था। अगला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 8वां प्रश्न है कि किस गैस का उपयोग श्वसन प्रक्रिया में मुख्य रूप से होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। किस गैस का उपयोग श्वसन प्रक्रिया में मुख्य रूप से होता है। ऑक्सीजन। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन श्वसन में आवश्यक गैस है क्योंकि यह श्वसन सेलुलर स्तर पर कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। यह हमारे रक्त में रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न दिखेगा। अगला प्रश्न रहेगा लाइट ईयर क्या मापता है। समय, विद्युत धारा, दूरी या गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए लाइट ईयर जो है ना ये दूरी को मापता है। तो दूरी, जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। लाइट ईयर की अगर मैं बात करूं तो लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। एक लाइट ईयर लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर 5.88 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होता है। यह खगोल शास्त्र में दूर के तारे और आकाशगंगाओं की दूरी को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए जो 2000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिया और काफ़ी बच्चे ले भी चुके हैं। तो अगर उन बच्चों ने इस मास्टर पीडीएफ को नहीं लिया है तो इस मास्टर पीडीएफ को आप ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसका प्राइस रखा है 50 रुपीज़। इतने कम रुपए में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इस मास्टर पीडीएफ को लेने के लिए आपको करना क्या होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने इस मास्टर पीडीएफ को ले भी लिया है और तारीफ भी कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी पीडीएफ उन्हें पसंद आई है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करिए, पीडीएफ के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। अगला प्रश्न हमारा रहेगा सबसे ठंडी प्राकृतिक स्थिति कहाँ पाई जाती है। अंटार्कटिका, मंगल ग्रह, जुपिटर ग्रह या चंद्रमा। सबसे ठंडी प्राकृतिक स्थिति कहाँ पाई जाती है। अंटार्कटिका में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। यहां पर 1983 में दुनिया का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह तापमान रूस के वोस्तोक स्टेशन पर मापा गया था। अंटार्कटिका में लगभग पूरी तरह से बर्फ और बर्फीले पहाड़ होते हैं जिसमें तापमान अत्यधिक ठंडा रहता है। सो गैस अगला प्रश्न देखेगा गति की इकाई क्या है। मीटर, किलोमीटर, मीटर अपॉन सेकंड, किलोमीटर अपॉन घंटा। गति की इकाई क्या है। सो गाइस गति की इकाई है मीटर अपॉन सेकंड। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गति को मीटर प्रति सेकंड m अपॉन s में मापते हैं, जो यह बताता है कि कोई वस्तु एक सेकंड में कितने मीटर यात्रा करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा न्यूटन का कौन सा नियम वस्तु की गति में बदलाव के लिए जिम्मेदार है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर चौथा नियम। देखिए न्यूटन का जो दूसरा नियम जो है ना ये वस्तु की गति में बदलाव के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कौन सा नियम, दूसरा नियम। तो जो विद्यार्थी बी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण गति में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। यह बताता है कि बल जितना अधिक होगा त्वरण भी उतना अधिक होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे।
प्यारे बच्चों अगला प्रश्न रहेगा, किसी वस्तु का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है और वह 10 सेकंड में यात्रा करती है, तो वह कितनी दूरी तय करती है? 200 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर या 50 मीटर? तो कितनी दूरी तय करती है? तो ये दूरी तय करती है 200 मीटर। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। मैं आपको देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, जो भी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। दूरी बराबर वेग इंटू समय, यहाँ 20 इंटू 10 यानी 20 इंटू 10 बराबर 200 मीटर। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेगा, बलों के संतुलन में क्या होता है? गति बदलती है, गति स्थिर रहती है, केवल दिशा बदलती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बलों में संतुलन में क्या होता है? गति स्थिर रहती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जब बल संतुलित होते हैं तो वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता और वह स्थिर रहती है या समान गति से चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यदि कोई वस्तु गति में है और उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगा है तो उसकी गति कैसी होगी? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या बदलती रहेगी? तो गाइस उसकी जो गति है ना वो स्थिर रहेगी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति में है और उस पर कोई बाहरी बल नहीं है तो वह अपनी गति में बदलाव नहीं करेगी, वह अपनी गति से चलती रहेगी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, यदि कोई वस्तु एक निश्चित मार्ग पर लगातार गति से चल रही है तो यह किस प्रकार की गति है? रैखिक गति, गति की तीव्रता में परिवर्तन, संवेग परिवर्तन या एक समान गति? तो ये किस प्रकार की गति है? तो ये एक समान गति है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक समान गति वह होती है जब वस्तु की गति हर समय समान रहती है, यानी उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जब एक वस्तु अपनी गति में परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहा जाता है? गति, त्वरण, बल या दूरी? जब एक वस्तु अपनी गति में परिवर्तन करती है तो गाइस उसे कहा जाता है त्वरण। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, गति के लिए न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? गति का नियम, संवेग का नियम, बल का नियम या जड़ता का नियम? गति के लिए न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों जड़ता का नियम। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जड़ता का नियम यह कहता है कि कोई वस्तु जब तक अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, वर्टिकल दिशा में गिरती वस्तु की गति को कौन सा बल प्रभावित करता है? गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्रीय बल, गति बल, संवेग बल? तो वर्टिकल दिशा में गिरती वस्तु की गति को कौन सा बल प्रभावित करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर गिरती है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नीचे खींचा जाता है जिससे उसकी गति में वृद्धि होती है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न रहेगा 20वां, किस अवस्था में वस्तु की गति शून्य होती है? जब वस्तु स्थिर होती है, जब वस्तु गति में होती है, जब वस्तु तेज गति से चलती है, जब वस्तु दिशा बदलती है? तो राइट आंसर की बात करूं जब वस्तु स्थिर होती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जब वस्तु स्थिर होती है तब उसकी गति शून्य होती है, यानी वह किसी स्थान पर नहीं बदलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है कि कार्य वर्ग का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, जूल, वाट, एम्पियर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में यह प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। कार्य वर्ग का एसआई यूनिट क्या है? तो कार्य वर्ग का एसआई यूनिट होता है मेरे प्यारे बच्चों जूल। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। कार्य तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु पर लागू होता है और वह वस्तु बल की दिशा में कुछ दूरी तय करती है। एसआई यूनिट जूल जे है और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे।
अगला प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि शक्ति पावर का एसआई यूनिट क्या है? जूल, वाट, न्यूटन या किलोवाट? शक्ति पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? सो गाइस, शक्ति पावर का एसआई यूनिट होता है वाट। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शक्ति का मतलब है कार्य को कुछ समय में करने की दर। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि ऊर्जा एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? जो भी प्रश्न मैं आपको कर रहा हूं सारे के सारे प्रश्न जो हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। वाट, जूल, न्यूटन या एम्पियर? ऊर्जा एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जूल। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऊर्जा का मतलब किसी वस्तु में काम करने की क्षमता है। ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल है जो कार्य और ऊर्जा के लिए समान है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न रहेगा यदि एक व्यक्ति 5 मीटर दूरी पर 20 न्यूटन बल लगाता है तो उसने कितना कार्य किया? 100 जूल, 5 जूल, 25 जूल या 1000 जूल? यदि एक व्यक्ति 5 मीटर दूरी पर 20 न्यूटन बल लगाता है तो उसने कितना कार्य किया? 100 जूल। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। कार्य बराबर बल इंटू दूरी, इसलिए कार्य बराबर 20 न्यूटन इंटू 5 मीटर बराबर 100 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न रहेगा हमारा 25वां। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? केवल बल द्वारा, केवल गति द्वारा, गति और बल दोनों द्वारा, केवल संवेग द्वारा? तो गाइस, ऊर्जा का रूपांतरण जो है ना गति और बल दोनों के द्वारा होता है। गति और बल दोनों के द्वारा। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऊर्जा के रूपांतरण में गति, बल और अन्य कारक शामिल होते हैं जैसे कि घर्षण, गर्मी आदि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा यदि कोई व्यक्ति 10 वाट की शक्ति से काम करता है तो 1 मिनट में वह कितने जूल कार्य करेगा? 600 जूल, 6000 जूल, 60 जूल या 60000 जूल? कितने जूल कार्य करेगा? 6000 जूल कार्य करेगा। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पावर बराबर कार्य इंटू समय होता है, तो कार्य बराबर पावर इंटू समय बराबर 10 वाट इंटू सेकंड यानी 6000 जूल। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 27वां प्रश्न। कौन सी स्थिति में कोई कार्य नहीं होता है? बल की दिशा और गति की दिशा समान हो, बी है बल की दिशा और गति की दिशा विपरीत हो, सी है बल की दिशा और गति की दिशा लंबवत हो, डी है बल और गति दोनों शून्य हो। कौन सी स्थिति में कोई कार्य नहीं होता? बल की दिशा और गति की दिशा लंबवत हो। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जब बल और गति की दिशा लंबवत होती है तो कार्य शून्य होता है, जैसे कि एक वस्तु पर कोई बल लग रहा हो लेकिन वह गति नहीं कर रही हो, जैसे कि वस्तु ऊपर की दिशा में लटकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न रहेगा हमारा ऊर्जा को किस रूप में मापा जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए आप लोग। रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न। घनत्व, गति, कार्य या बल? ऊर्जा को किस रूप में मापा जाता है? तो ऊर्जा को कार्य के रूप में मापा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऊर्जा को कार्य के रूप में मापा जा सकता है क्योंकि ऊर्जा का मतलब किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। शक्ति पावर का सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर देख लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न। शक्ति पावर का सूत्र क्या होता है? तो P बराबर W/T। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके, शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय यानी P बराबर W/T, जहां P शक्ति है, W कार्य है और T समय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा सदा घटती है, बी है ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, केवल रूप बदलती है, सी है ऊर्जा कभी बढ़ती नहीं है, डी है ऊर्जा संचित होती है। ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, केवल रूप बदलती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा का ना तो
ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूप बदलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न रहेगा, किसी वस्तु को उठाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह क्या होता है? बल, ऊर्जा, शक्ति या कार्य? तो किसी वस्तु को उठाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह क्या होता है? कार्य। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। किसी वस्तु को उठाने के लिए बल लगाया जाता है और यह कार्य के रूप में माना जाता है, क्योंकि वस्तु को बल के द्वारा ऊंचाई पर उठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि गर्मी और तापमान में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर देख लीजिएगा आप लोग। रेलवे ग्रुप ने सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न। गर्मी और तापमान में अंतर क्या है? गर्मी एक ऊर्जा का रूप है जबकि तापमान पदार्थ के कणों की औसत गति है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। गर्मी क्या होता है और तापमान क्या होता है उसके बारे में भी जान लीजिए आप लोग। सबसे पहले मैं गर्मी की बात करूंगा। गर्मी, हीट, एक रूपांतरणशील ऊर्जा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। तापमान की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर किसी पदार्थ के कणों की औसत गतिज ऊर्जा को मापता है। 33वां प्रश्न देखेगा, किसकी सहायता से हम गर्मी की मात्रा को माप सकते हैं? थर्मामीटर, कैलोरीमीटर, बर्नोमीटर, ए और वी। किसकी सहायता से हम गर्मी को माप सकते हैं? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, कैलोरीमीटर से। तो वी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो कैलोरीमीटर का उपयोग गर्मी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है, खासकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं या भौतिक परिवर्तनों के दौरान। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, तापमान का एसआई यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या रैंकाइन? तापमान का एसआई यूनिट होता है मेरे प्यारे बच्चों केल्विन। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। केल्विन के तापमान का अंतरराष्ट्रीय इकाई एसआई है और इसका शून्य तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा, किस प्रक्रिया में गर्मी का प्रभाव किसी बिना माध्यम के होता है? संवहन, विकिरण या सभी? किस प्रक्रिया में गर्मी का प्रभाव बिना किसी माध्यम के होता है? विकिरण। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विकिरण में गर्मी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है और यह बिना किसी माध्यम के भी रूपांतरित हो सकती है, जैसे सूरज से पृथ्वी तक गर्मी का आना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने के लिए हमें कौन सी ऊर्जा देनी पड़ती है? यांत्रिक ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने के लिए हमें कौन सी ऊर्जा देनी पड़ती है? तापीय ऊर्जा। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके, जब किसी वस्तु में तापीय ऊर्जा डाली जाती है तो उसकी कणों की गति तेज होती है और उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि तापीय विस्तार का सबसे सामान्य उदाहरण क्या है? लोहा गर्म होने पर सिकुड़ता है, बी है लोहे के तार का लंबा होना, सी है पानी का बर्फ में बदलना, डी है लोहे का गलना। तापीय विस्तार का सबसे सामान्य उदाहरण है लोहे के तार का लंबा होना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तापीय विस्तार तब होता है जब किसी पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जैसे कि धातु का गर्म होने पर उसका विस्तार करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, किस पदार्थ का तापीय चालकता सबसे अधिक होती है? लकड़ी, लोहा, पानी या तांबा? किस पदार्थ का तापीय चालकता सबसे अधिक होता है? तो तांबे का होता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। तांबा, कॉपर एक अच्छा तापीय चालक होता है और इसे अधिकतर हीटिंग और कूलिंग उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गैस अगला प्रश्न रहेगा 39वां प्रश्न है कि सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? सो गैस सबसे हल्का गैस जो है ना ये है हाइड्रोजन। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हाइड्रोजन सबसे हल्का और सबसे प्रचुर
तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है? यह अधिकांश सितारों और सूर्य का मुख्य घटक है। 40वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सुबह 40वां प्रश्न देखेगा। 40वां प्रश्न हमारा रहेगा, पृथ्वी का सबसे बाहरी वातावरण कौन सा है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, स्टेरोस्फियर या एक्सोमंडल? तो पृथ्वी का सबसे बाहरी वातावरण कौन सा है? एक्सोमंडल। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक्सोमंडल पृथ्वी का सबसे बाहरी वातावरण है जिसमें बाहरी अंतरिक्ष की सीमाएं होती हैं या हवा की जो घनता है बहुत कम होती है। तो गैस अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल या बुध? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर देख लीजिएगा आप लोग, परीक्षा में बार बार आने वाला प्रश्न। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और इसका एक साल पृथ्वी के एक साल से केवल 88 दिन लंबा होता है और यह ग्रह अत्यधिक गर्म और ठंडा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डीएनए का पूरा रूप क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डिऑक्सी रिनोन्यूक्लिक अम्ल। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा कठिन नाम है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। डीएनए देखिए, डिऑक्सी रिनोन्यूक्लिक अम्ल जीवन के जैविक निर्देशों को संग्रहित करता है और यह कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारी के प्रसारण में सहायक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गैस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजन वायुमंडल का 78% हिस्सा है और यह जीवन के लिए आवश्यक गैसों में से एक है, लेकिन यह किसी भी जीव के लिए सीधे उपयोगी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न रहेगा, सबसे बाहरी तत्व कौन सा जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ऑर्समियम। सबसे बाहरी तत्व कौन सा जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो यूरेनियम। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यूरेनियम एक भारी तत्व है जिसका परमाणु भार 238 है और यह रेडियोधर्मी होता है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि प्रकाश की गति किसमें सबसे अधिक होती है? हवा, पानी, कांच या निर्वात? तो देखिए, प्रकाश की गति सबसे अधिक जो है ना निर्वात में होती है। तो निर्वात। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, किस पदार्थ में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है? हवा, कांच, पानी या हीरा? किस पदार्थ में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है? तो हीरा में होता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं हीरा, वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रकाश का वेग हीरे में सबसे कम होता है और इसका अपवर्तनांक उच्च होता है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और फिर वापस से लौट जाता है उसे हम परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न है, परावर्तन के नियमों में कौन सा सही है? परावर्तन के नियमों में कौन सा सही है? परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, परावर्तन के दो प्रमुख नियम होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होते हैं। आपतन रेखा, परावर्तित रेखा और परावर्तित सतह सभी एक ही तल में होते हैं। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा 48वां। किस प्रकार का दर्पण वस्तु को वास्तविक और अव्यवस्थित रूप से दर्शाता है? उत्तल दर्पण, उंगली दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। उत्तल दर्पण इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में कोई भी वास्तविक वस्तु दूर दिखाई देती है और यह आवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और उसकी दिशा बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा
अपरिवर्तन क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए आप लोग, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न। अपरिवर्तन क्या है? प्रकाश का दिशा परिवर्तन किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अपरिवर्तन की प्रक्रिया में प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपनी गति और दिशा बदलता है, जो कि दोनों माध्यमों के अपरिवर्तनांक पर निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश का अपरिवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की ऊर्जा में बदलाव, प्रकाश की गति में बदलाव, प्रकाश के कोण में बदलाव, प्रकाश के रंग में बदलाव। प्रकाश का अपरिवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की गति में बदलाव। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसका वेग बदलता है और परिणाम स्वरूप उसकी दिशा में बदलाव होता है, जिसे अपरिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, दूसरे माध्यमों की तुलना में पानी में प्रकाश का अपरिवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 2.42, 0.75। 1.33। तो जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शंस बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पानी का अपरिवर्तनांक लगभग 1.33 होता है, जो इसे अधिकांश माध्यमों की तुलना में अपरिवर्तकता में उच्च बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई प्रकाश रेखा हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह कौन सी दिशा में मुड़ेगी? बाहर की ओर, अंदर की ओर, सीधी रहेगी, रुक जाएगी? अंदर की ओर। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कांच का अपरिवर्तनांक हवा से अधिक होता है, इसलिए प्रकाश की रेखा हवा से कांच में प्रवेश करते समय अंदर की ओर मुड़ जाती है। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो ईमानदारी के साथ सभी बच्चे क्लास को लाइक करके जाएंगे। अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। और देखिए, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और रेलवे ग्रुप डी, मैं स्पेशली रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, रेलवे ग्रुप डी कि 2000 प्रश्नों की जो जिन लोगों ने मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो जल्दी से ले लीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। जिन बच्चों ने ये मास्टर पीडीएफ ली है वो तारीफ ही कर रहा है, बुराई नहीं कर रहा है। तो जिन बच्चों को लेनी है जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।